गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आशीष सक्सेना मास्टर कोचिंग क्लासेस की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम 11वीं क्लास का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे फिजिक्स का, जो है कि फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड में मैं जो टॉपिक कवर कर रहा हूं वो है फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर। फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर में सबसे पहले हम देखेंगे, पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि फोर्सेज क्या होता है। फोर्सेज क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे अभी तक आपने अर्लियर क्लासेस में देखा होगा कि फोर्स जो है एक एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी भी बॉडी की पोजीशन में चेंज कर सकता है या उसके शेप और साइज में चेंज कर सकता है। तो फोर्स क्या है? एक एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी भी बॉडी की पोजीशन में चेंज कर सकता है या शेप और साइज में चेंज कर सकता है या चेंज करने की कोशिश कर सकता है। जरूरी नहीं है कि चेंज हो ही जाए। तो फोर्सेस के बारे में आप लोगों को पहले से पता है। अब हम देखेंगे फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। नेचर में फोर्सेस हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, कोई ना कोई फोर्स हम पे हमेशा वर्क करते रहता है। जैसे मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरे ऊपर भी बहुत सारे फोर्स लग रहे होंगे। जैसे सबसे पहला फोर्स तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जिससे मैं अर्थ पे खड़ा हुआ हूँ, और इसमें एक फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है जो मेरे पैर और अर्थ के बीच में, अर्थ की सरफेस के बीच में लग रहा है। दूसरा फोर्स जो है एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। जैसे आपको पता है कि अर्थ अपने आप में क्या है, एक मैग्नेट है जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, तो उसका मैग्नेटिक फोर्स भी मेरे ऊपर वर्क कर रहा है। तो कोई भी जो बॉडी है जो अर्थ की सरफेस पर है उस पर हमेशा कोई ना कोई फोर्स लगता रहेगा। तो जो फंडामेंटल फोर्स हैं नेचर के, ये हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए हम इन्हें फंडामेंटल फोर्स या मूलभूत बल बोलते हैं। तो ये फंडामेंटल फोर्सेस जो हैं कौन कौन से होते हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि जो पहला फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा फोर्स है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। थर्ड फोर्स है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स। और फोर्थ फोर्स है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो स्टूडेंट्स, ये जो फोर फोर्सेस हैं जो यहाँ पे मैंने नोट डाउन करे हैं, इसमें दो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इनको आप फील कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इनकी रेंज ज्यादा होती है, ये ज्यादा डिस्टेंस में वर्क करते हैं। जैसे अपन सभी लोग यहाँ पर हैं, अपने ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जिसका कि रिजल्ट हमें वेट के फॉर्म में मिलता है। हमारा वेट किस कारण होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये भी आप फील कर सकते हैं, जैसे कि आपके घर में कूलर चलता है, पंखा चलता है, तो ये जो मूवमेंट हो रहा है किस कारण से हो रहा है? ये हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण हो रहा है। लेकिन वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इनकी रेंज बहुत शॉर्ट होती है और ये न्यूक्लियस तक ही सीमित होते हैं। न्यूक्लियस के बाहर इनका एग्जिस्टेंस नहीं होता है, तो नॉर्मल कंडीशन में हम इनको फील नहीं कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम इनको समझ सकते हैं। जैसे कि वीक न्यूक्लियर फोर्स जो रहता है ये बीटा डीके के लिए या गामा डीके के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं एलिमेंट अपने, जिनका एटॉमिक नंबर 83 के अबव है, वो सारे के सारे रेडियो एक्टिविटी वीक न्यूक्लियर फोर्सेस के कारण होती है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है कि कोई भी न्यूक्लियस जो है वो, उसके अंदर जो न्यूक्लियंस हैं, जैसे हम कहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो आपस में बंधे हुए रहते हैं, टाइटली क्लोज रहते हैं। तो वो किस कारण से रहते हैं? वो रहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कारण। तो ऊपर के दो फोर्स, इनको नेचर में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इजीली, और नीचे के जो दो फोर्स हैं इनको नेचर में हम इजीली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इनको हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू शो करते हैं। तो थोड़ा सा अपन यहाँ पे एक जो क्वेश्चन यहाँ पे तैयार होता है, क्वेश्चन क्या तैयार होता है आपका कि इन फोर्सेस का ऑर्डर क्या है, किस तरीके से, कौन सा फोर्स ज्यादा है, कौन सा कम है। तो स्टूडेंट्स, मैं इसको लिख रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स रहता है वो है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। फिर इसके बाद जो आपका आएगा वो आएगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फिर जो इसके बाद आएगा वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स।
और सबसे जो कम है वो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। तो स्टूडेंट्स ये इसका ऑर्डर है, इससे हमें पता चलता है कि कौन सा फोर्स सबसे ज्यादा होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, इसी कारण न्यूक्लियस बंधा रहता है। फिर उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक के कंबाइंड इफेक्ट से प्रोड्यूस होता है, जिससे कि आपके घर के ऑपरेटर्स चलते हैं, वो इस रेंज में आता है। फिर आता है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स, जो अल्फा बीटा गामा डीके के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और सबसे जो वीक फोर्स है वो कौन सा है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक फोर्स की रेंज में आता है। अब हम इनको स्टूडेंट्स थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कैसा होता है, अट्रैक्शन नेचर का होता है। जैसा आपने पढ़ा होगा कि न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स की डिस्कवरी करी थी। तो न्यूटन ने क्या देखा था कि जो एक एप्पल है वो पेड़ से नीचे गिरा तो क्यों गिरा, वो ऊपर क्यों नहीं गया, इस तरह की उसकी कुछ थिंकिंग थी, जिसके कारण उसने ग्रेविटेशनल फोर्स की डिस्कवरी करी थी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर मैं फॉर्मूला ड्राइव करूं, अगर आपके पास दो मास हैं m1 और m2, जो एक दूसरे से r डिस्टेंस अपार्ट रखे हुए हैं, तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू होगी F = G m1 m2 अपॉन r²। ये फार्मूला आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसकी डिटेल इसलिए दे रहा हूं कि आपको क्लियर हो जाए। कोई भी दो बॉडीज जिनका अपना मास है, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा वर्क करेगा, जो कि अट्रैक्शन नेचर का होगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि अपने सोलर सिस्टम में प्लेनेट सन के रिवॉल्विंग कर रहे हैं, उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। इसी तरह मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। तो ये अपने ऑर्बिट छोड़कर क्यों नहीं चले जाते हैं, ये अपने ऑर्बिट में क्यों हैं? इसीलिए हैं क्योंकि अर्थ और मून के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। इस कारण ये मून जो है इसके अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाएगा तो क्या होगा कि मून जो है अपने ऑर्बिट छोड़ के टेंजेंशियल डायरेक्शन में चला जाएगा और निरंतर इससे दूर जाता जाएगा। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है G m1 m2 अपन r²। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, मतलब कि 1/r²। यहाँ पे स्टूडेंट्स G एक कांस्टेंट है, जिसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है। नेक्स्ट है अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जैसा कि इसका नेम सजेस्ट कर रहा है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है, कि दोनों के कंबाइंड इफेक्ट के कारण जो फोर्स डेवलप होता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसमें जो पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल रहता है वो है आपके प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। जैसे आपको पता है कि प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है। दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और दो सेम चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो एक चीज क्लियर है कि ये फोर्स जो है अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों नेचर का है। जहां पे ग्रेविटेशन फोर्स केवल अट्रैक्शन नेचर का था, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों नेचर का है। क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, और प्लस प्लस चार्ज या माइनस माइनस चार्ज एक दूसरे को रिपल कर लेंगे। अगर हमारे पास दो चार्ज हैं जिसकी वैल्यू Q1 और Q2 है, और जो एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे हैं, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स जो रहेगा Fe में इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसको हम लिखेंगे Q1 × Q2 अपॉन r²। यहाँ पे भी एक कांस्टेंट हम ले लेंगे
इस कांस्टेंट की अपनी एक सर्टेन वैल्यू रहेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनके बीच जो फोर्स है वो उनके चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट फोर्स पे हम आते हैं। अब नेक्स्ट फोर्स है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? एक तो नाम इसका सजेस्ट कर रहा है कि स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि नेचर में जितने भी फोर्स अवेलेबल में उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स यही है। ठीक है, दूसरी बात है कि न्यूक्लियर फोर्स है, मतलब इसका एग्जिस्टेंस सिर्फ न्यूक्लियस की अंदर है, न्यूक्लियस के बाहर इसका एग्जिस्टेंस नहीं है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हम एक न्यूक्लियस ले लेते हैं या एक एटॉम ले लेते हैं। सपोज अपन ने ले लिया है हीलियम एटम ले लेते हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। इसका मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और 2 प्रोटॉन्स रहेंगे और परहैप्स इसमें 2 न्यूट्रॉन्स भी रहेंगे। ठीक है, तो आप देखिए जो न्यूक्लियस है, ये सेंटर पार्ट इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में 2 पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं। लेकिन इससे पहले जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ा था तो उसमें मैंने बताया था कि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो सेम चार्ज एक दूसरे को रिपल करेंगे तो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से दूर चले जाना चाहिए, मतलब इसको यहाँ चले जाना चाहिए और इसको यहाँ चले जाना चाहिए रिपल्शन के कारण। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है? ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि कोई दूसरा फोर्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है और वो कैसा है? अट्रैक्शन का है, जो इन दोनों को बहुत टाइटली क्लोज किए हुए है। वो दूसरा फोर्स कौन सा है? वो दूसरा फोर्स यही है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स स्टूडेंट्स अब आप समझ गए होंगे कि न्यूक्लियस में वर्क करता है। इसके बाद आते हैं हम वीक न्यूक्लियर फोर्स पे। वीक न्यूक्लियर फोर्स, आप सभी रेडियम से अच्छी तरह से परिचित होंगे। रेडियम क्या है? एक मेटल है। ठीक है, और रेडियम की एक प्रॉपर्टी क्या है जिसके कारण ये सबसे ज्यादा फेमस है? वो है इसका लाइट इमिट करना। रेडियम हमेशा क्या है? लाइट इमिट करता रहता है। अगर आप इसे अंधेरे में भी रखोगे तो इससे जो है ब्लू कलर की जो है लाइट हमेशा इमिट होती रहती है और देखने में ये बहुत अच्छा लगता है। इसी कारण इसका बहुत ज्यादा पॉपुलर है ये और पसंद किया जाता है। लेकिन अगर कोई भी मेटल डायरेक्ट लाइट इमिट कर रहा है तो कोई ना कोई रीजन तो होगा उसमें। वो रीजन क्या है? वो रीजन है रेडियो एक्टिविटी। ऐसे एलिमेंट्स जो 83 के ऊपर जिनका एटॉमिक नंबर रहता है, या ये हम बोले कि जिनका न्यूक्लियस भारी होता है। न्यूक्लियस भारी है, भारी कब हो सकता है? जब उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा हो, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा वेट जो है न्यूक्लियस में ही होता है। तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा कब होंगे? जब उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा। तो 83 वो रेंज है जिसके बाद जो न्यूक्लियस रहता है वो बहुत हैवी हो जाता है। न्यूक्लियस हैवी हो जाता है तो उसका न्यूक्लियस फिर स्टेबल नहीं हो पाता। उसका न्यूक्लियस क्या होता है कि धीरे 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 जो उसके पार्टिकल है न्यूक्लियस के अंदर मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात नहीं कर रहा, इसके अलावा जो पार्टिकल है मैं बताऊंगा वो कौन से हैं, उनको इमिट करना चालू कर देता है, इमिट करना शुरू कर देता है। तो जो इमिशन होता है वो हमें लाइट के फॉर्म में या एनर्जी के फॉर्म में या वेव्स के फॉर्म में हमें मिलता है। जैसे आपने सुना होगा कि गामा रेज क्या होती है? ये गामा रेज रेडिएशन है जो कि इन्हीं रेडियो एक्टिव मेटल्स के न्यूक्लियस से निकलती है और इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा रहती है। ये मोटी से मोटी दीवार को भी, लोहे की शीट को भी भेद के आर पार चली जाती है। इसी तरह से जो बीटा डीके होता है, गामा रेज, बीटा डीके, ये सब क्या है? ये सब जो है वीक न्यूक्लियर फोर्स के कारण ही होते हैं। किस तरीके से होते हैं ये हम देखते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों ही रहते हैं न्यूक्लियस में। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन
खत्म हो जाए तो न्यूक्लियस भी खत्म हो जाएगा। लेकिन ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन खत्म होकर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं होते, ये एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। किस केस में? हैवी मेटल्स के केस में क्या होता है कि जो आपका प्रोटॉन है वो एक पॉजिट्रॉन इमिट करता है। एक पॉजिट्रॉन इमिट करके वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो ये एक पॉजिट्रॉन है, ये एक पॉजिट्रॉन जो है न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है, जिसे हम बोलते हैं बीटा प्लस डीके। क्या बोलेंगे इसे अपन? बीटा प्लस डीके। इसी तरह जो न्यूट्रॉन रहता है, ये न्यूट्रॉन जो है एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो ये इमिट करता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो एंटी न्यूट्रिनो है इसी को हम बोलते हैं बीटा माइनस डीके। क्या बोलेंगे? डीके। डीके के कारण क्या होता है कि इस न्यूक्लियस की लाइफ हमें समझ में आती है कि इससे इतना डीके हो गया है, तो जो अब इसमें परसेंटेज बचा हुआ है तो हमें उस न्यूक्लियस की लाइफ समझ में आएगी। इस लाइफ समझ में आने के कारण ही हम इसका कार्बन डेटिंग में यूज करते हैं। जैसे आपको पता होगा कोई भी चीज कितनी पुरानी है ये अगर हमें पता करना है तो हम किस तरीके से पता करते हैं? कार्बन डेटिंग से हम पता करते हैं। उसमें जो कार्बन मौजूद है उसके स्तर से हमें पता चल जाता है कि ये चीज कितनी पुरानी है। इसी तरह इसका रेडियो में बहुत बड़ा यूज है। आपने देखा होगा कि एक्सरे जो यूज होता है या कैंसर के ट्रीटमेंट में बहुत सारे इसमें पार्टिकल्स यूज होते हैं, तो वो सब के सब किस कारण से होते हैं? वो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है अल्टीमेटली वीक न्यूक्लियर फोर्स ही है। तो मुझे अब लगता है कि इसमें आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा कि जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं नेचर के वो 4 हैं। ठीक है, उन चारों को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम जाती है तो आप इसमें मेरे को मेंशन कर सकते हैं, तो मैं अपने अगले वीडियो में आपके उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा।